Hello, my name is Shitesh Srivastava and this is my video vlog. So yesterday I saw Salar और मैं सोच रहा था कि कल ही मैं इसका एक वीडियो बना दूं, जो कि मैंने फर्स्ट डे थर्ड शो देखा था और मैं सोच रहा था कल ही वीडियो बनाया था, ट्रैक्शन मिल जाएगा, पर अगेन मेरा मन नहीं हुआ बनाने का और फिर मैंने सोचा कि नहीं, चलो एक दिन बाद बनाता हूं। और फिल्म देखने के बाद बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग थी, इसीलिए मैं शायद वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि अगेन मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी और वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुई। फर्स्ट हाफ जो फिल्म का था वो तो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग था, टॉलरेबल था, बट सेकेंड हाफ इतना ज़्यादा बोरिंग था कि हॉल में बैठे, अच्छा मेरी ओपिनियन नहीं है, हॉल में जितने लोग बैठे थे सब धीमे धीमे उठ के जा रहे थे, इरिटेट हो रहे थे। मेरी मम्मी भी इरिटेट हो रही थी, उन्होंने मुझसे 2 बार बोला भी कि क्या हम उठ के जा सकते हैं। मैंने कहा कि एक बार उठ के जा चुके हैं KGF 2 के दौरान, पूरी पिक्चर देख लेते हैं, अब आए हैं देखने के लिए, कुछ और करने को है नहीं, घर जाके सोना ही है, तो कंप्लीट कर लेते हैं फिल्म को। तो फिल्म कंप्लीट की, कुछ खास असर नहीं हुआ फिल्म के एंड में। कोई ऐसा हाई पॉइंट नहीं था जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो सलार 2 के लिए आदमी वेट करेगा, वही टिपिकल लड़ाई थी। अच्छा, उग्रम पिक्चर मैं पहले देख चुका हूँ। उग्रम पिक्चर प्रशांत नील की पहली पिक्चर थी, जो उन्होंने काफ़ी टाइम पहले 2014 में शायद बनाई थी, और उनका ऐसा मानना है, काफ़ी वीडियोस में उन्होंने बोला भी है कि वो पिक्चर में उनके काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंसेस हुए थे और वो फिल्म जिस बजट में वो बनाना चाहते थे उस बजट में नहीं बना पाए थे, जिस तरह से वो बनाना चाहते थे उस तरह से नहीं बना पाए थे। सो ही वॉज ऑलवेज वांटिंग टू रीमेक दैट फिल्म, और वो स्टोरी उनके बहुत करीब है। वो ऐसा मानते हैं कि उनको वो स्टोरी बहुत पसंद है, उन्हें लगता था कि वो ग्रैंड स्केल में बननी चाहिए थी, पर उस हिसाब से नहीं बन पाई, तो उन्होंने फिर वो प्रभास को लेके बनाई। प्रभास आई थिंक अब ऐसा हो चुका है कि बहुत एज हो चुकी है उनकी, और वो अब एक्टिंग शायद नहीं करना चाहते हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उससे बहुत पैसा मिलता है और उनकी काफ़ी भयानक फ़ैन फॉलोइंग है। बाहुबली के बाद अभी भी वो बाहुबली के ब्रांड से ही चल रहे हैं, और काफ़ी सीन भी हैं पिक्चर में जो बाहुबली जैसे लगते हैं आपको देखने में, कुछ पुष्पा जैसे लगते हैं देखने में, जहाँ पे एक लड़की को लेके आते हैं, वो एक बिल्कुल पुष्पा जैसा सीन जैसा था, और एक जगह वो गला काटता है प्रभास, वो एकदम बाहुबली के सीन जैसा था। तो बहुत सारी फिल्मों से ऐसा लगता है कि वो किया गया है। जो KGF चैप्टर 1 में ओरिजिनलिटी थी वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी। कैप्चर चैप्टर 2 मुझे बहुत ज़्यादा कभी पसंद नहीं आया, मैंने उसको 2-3 बार देखने की कोशिश की। आई एम ह्यूज फैन ऑफ KGF, यश का फिल्म और प्रशांत नील का फिल्म। KGF चैप्टर 1 का तो मैं ह्यूज फैन हूँ। 2 मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, हालांकि उसके जो कुछ सीन्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जिसमें यश का ओपनिंग सीन है और लास्ट का फाइट सीक्वेंस है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बट उसके अलावा मुझे फिल्म में बहुत ज़्यादा वो जो इरिटेटिंग पॉइंट है वो एडिटिंग लगता है मुझे, जो उस टाइम भी लगा था जब मैं हॉल में देख रहा था और इसमें भी लगा। तो उज्ज्वल कुलकर्णी जब से, जो एडिटर हैं प्रशांत नील के, जब से वो उनकी ज़िंदगी में आया है, वो आदमी ने KGF में भी ऐसा, KGF चैप्टर 2 में भी ऐसा एडिटिंग किया था कि इतना फास्ट कट किया था कि पूरी पिक्चर में कहीं रेस्ट है ही नहीं, मतलब पूरी फिल्म में कहीं ड्रामा है ही नहीं। वही प्रॉब्लम सलार में भी है कि कहीं कोई ड्रामा नहीं है, कहीं कोई मोमेंट नहीं है, कट 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 सीन कटते रहते हैं। एंड आई थिंक उज्ज्वल जो भी एडिट करता है उसको सिर्फ एक ही आइडिया है कि मतलब सीधे हर 2 सेकंड में कट मारते जाओ, कैसे भी करके कहीं से भी कोई ऑल्टरनेट कट निकालो और उसको डालते चले जाओ। समटाइम्स इट गेट्स इरिटेटिंग बिकॉज यू जस्ट वांट टू रेस्ट फॉर अ मोमेंट, और इवन जो गाने भी हैं वो भी इतने फास्ट कट हैं कि आप इरिटेट हो जाते हो। फास्ट कटिंग हैज़ टू बी इन पैचेस, लाइक टू इंक्रीज द पेस ऑफ द फिल्म, बट द फिल्म हैज़ टू रेस्ट अ लिटिल बिट समवेयर एज वेल, ताकि लोगों को समझ में तो आए हो क्या रहा है। लगातार फिल्म नरेशन पे जाती है, कोई एक्टर कुछ बोलना शुरू करता है, जैसे ही वो बोलना शुरू करता है 2-3 शब्दों के बाद वापस कटिंग शुरू हो जाती है, वापस एडिट चालू हो जाता है। रवि बसरूर का जो म्यूजिक है वो बाकी जो KGF थी उसका तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं रिपीटेड मोड पे देखता सुनता रहता हूँ। पर इस फिल्म में कोई भी ऐसा गाना नहीं था जिसने मुझे हिट किया हो, या इवन बैकग्राउंड म्यूजिक इतना अच्छा नहीं था कि प्रभास की एंट्री हो या कहीं पे भी ऐसा कुछ हो जो आपको देख के बड़ा मजा आए कि यार यार ये होना चाहिए था एंट्री म्यूजिक। तो वो म्यूजिक उससे अच्छा तो एनिमल पिक्चर में था, एनिमल पिक्चर म्यूजिक पे बहुत ध्यान दिया था, आई लव्ड इट। बट इस पिक्चर में वो सारी चीज़ें मिसिंग है। पृथ्वीराज सुकुमारन जो कि एक बड़े एक्टर हैं मलयालम सिनेमा के, उन्होंने लूसीफर नाम की एक फिल्म बनाई है जो कि मलयालम सिनेमा की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर है। ही इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर, ही इज़ अ ग्रेट एक्टर, वेरी वेल नोन गाय। एंड उन्होंने जो रोल किया उसमें भी कुछ था ही नहीं, मतलब एक इंटरव्यू में वो ये कह रहे थे कि मैं अपने डायलॉग्स याद करता रहता था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कौन से डायलॉग्स याद करते थे भाई, आपके तो डायलॉग ही नहीं थे पिक्चर में, कुल मिला के आपके 4-5 डायलॉग रहे होंगे, प्रभास के तो उतने भी नहीं थे। श्रुति हसन कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। श्रुति हसन का तो सबसे अच्छा था मतलब रोल, मतलब उसमें उन्होंने अपना पैसा लिया होगा, शुरुआत में थोड़ा बहुत रोल था, उसके बाद पूरी पिक्चर उनकी एक गाड़ी में है, वो एक जीप में बैठी जा रही है, एक आदमी उन्हें नरेट कर रहा है, और आगे का पूरा उनका जो है वो गाड़ी में ही पूरा सीन है जो बीच बीच में आता रहता है। तो आई थिंक
5-6 दिन के शूट में उनको वापस कर दिया होगा कि भाई जाओ, तुम्हारा काम खत्म हो गया, ये लो अपना चेक, श्रुति हसन हो तुम और तुम घर पे जाके ऐश करो। बाकी कौन एक्टर्स हैं, क्या स्टोरी चल रही है, कुछ समझ में नहीं आता। इतने सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। इसीलिए ये तो कहते हैं कि एरिस्टोटल ने वो जो फंडा इंट्रोड्यूस किया था ना, कि मतलब एक्ट 1 में आप चीज़ों को इंट्रोड्यूस करो, उसके बाद उनको कल्मिनेशन तक लेके जाओ, उन्हीं कैरेक्टर के साथ खेलना शुरू करो। सेकेंड एक्ट में भी आप नए एक्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, पर थर्ड एक्ट में इतने सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करने का कोई मतलब नहीं है जिनको आप एस्टैब्लिश ही नहीं कर सकते हो। आपके मेन कैरेक्टर एस्टैब्लिश नहीं हुए हैं और आप नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हो। आपने एक ऐसी दुनिया बनाई है खानसार की जिसमें इतना कन्फ्यूजन है, और कोई भी जो सेक्टर है खानसार का, जो भी कबीले हैं खानसार के, वो ऑडियंस के दिमाग में ही इस्टेब्लिश नहीं हो पाते हैं कि वो करना क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। मतलब घूम फिर के वही कहानी है कि एक कुर्सी है गेम ऑफ थ्रोन्स वाली, सबको वही कुर्सी चाहिए, सबके कबीले बटे हुए हैं, अब सब उसी कुर्सी पे आंख लगा के बैठे हैं, और उसका जो एक वारिस है वो पृथ्वीराज सुकुमारन होने वाला है, तो वो उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, और कुछ तो सीज फायर हो जाता है, और पता नहीं क्या है। मतलब कि ये जो पिक्चर है ये कंटेम्प्रेरी दुनिया में, आज की दुनिया में है, पर वो जो दुनिया है वो बहुत पिछड़ी है, पर वहाँ पे भी इंग्लिश यूज़ होती है, वहाँ पे आज की चीज़ें यूज़ होती हैं, बट स्टिल उन्होंने बाकी चीज़ों में अपने आप को ग्रोथ नहीं दी है, मॉडर्न नहीं हुए हैं, बस इन्हीं सब छोटी मोटी चीज़ों में उन्होंने ग्रोथ ली है। और एक अजीब सी चीज़ है कि उन सबके हाथों में गनें रहती हैं, हर वक्त गनें रहती हैं, पर जब प्रभास उनको मारने के लिए आता है तो पता नहीं कहाँ गनें गायब हो जाती हैं और तलवारें निकल आती हैं, और सिर्फ तलवारों से वो लड़ाई करते हैं, क्योंकि उनको लगता होगा शायद कि गोली जब उस बंदे वो निहत्ता आ रहा है तो हम पेचकस लेके आ रहा है, प्लास लेके आ रहा है, तो हम क्यों फिर गनों का इस्तेमाल करें। तो वो गनें थोड़ी देर के लिए किनारे कर देते हैं, वरना पिक्चर तो शुरुआत में खत्म हो जाती है। जब वो 2 बंदूक लेके प्रभास को गोली मार देते हैं, पिक्चर वहीं पर खत्म हो जाती। पहला सीक्वेंस जो है फिल्म का वो बहुत ही अजीब सा है, जिसमें छोटा प्रभास एक बहुत बड़े पहलवान से लड़ाई करता है, और आपको लगता है कि शायद इसमें कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने को होगा, पर अगेन उसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने को नहीं है। उसके वो करंट लगा लेता है, और करंट से पहलवान को भी करंट लग जाता है, वो गिर जाता है नीचे, और उससे उसके शरीर में कुछ निशान बन जाते हैं। और वो जो निशान हैं वो एक्चुअली एक ऐसी चीज़ है जो मेरे कज़न ने मुझे आज से 20 साल पहले बताई थी और दिखाई थी वो चीज़। और वो जब किसी भी आदमी को एक्चुअल करंट लगता है, मतलब वो जो थंडर स्टॉर्म होता है उससे करंट लगता है, नॉर्मल करंट से नहीं। जब थंडर स्टॉर्म होता है और करंट लग जाता है किसी भी आदमी को, तो ऐसा पाया गया है कि उसके शरीर में कुछ अजीब से काले काले जो नसें हैं वो बाहर की तरफ निकल आती है, वो काली काली हो जाती है, तो एक अजीब सा पैटर्न बन जाता है उसके शरीर में। और आप गूगल करोगे तो आपको मिलेगा पीपल हु हैव बीन स्टक बाय थंडर स्टॉर्म, दो उनके जो इंप्रेशंस हैं वो आपको नेट पे दिखाई पड़ेंगे ऐसे बहुत सारे। तो वो प्रभास के ऊपर है, पर उसको भी कहीं बहुत ज़्यादा यूटिलाइज नहीं किया। अगर आपने हैरी पॉटर के दिमाग सिर के ऊपर एक कट दिया है तो आपको उसको उन्होंने यूज़ किया है ना अच्छी तरह से। यहाँ पे उस चीज़ को फिर कभी जिक्र ही नहीं किया, वो सिर्फ एक गुड लुकिंग चीज़ की तरह कि उसके यहाँ पे निशान बना हुआ है वैसे दिखा दिया जाता है। लव स्टोरी स्टैब्लिश नहीं हुई, और लोग कौन से बॉन्ड की बात कर रहे हैं दोनों भाइयों के, दोनों का कोई ब्रोमांस स्टैब्लिश नहीं हुआ है, कहीं पे भी ब्रोमांस स्टैब्लिश नहीं हुआ है। वो दोनों लगातार मिलते हैं, क्यों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, क्या है, मतलब कुछ भी स्टैब्लिश करने की कोशिश नहीं की है। प्रशांत नील जो है वो अच्छे डायरेक्टर हैं, अच्छे डायरेक्टर इसलिए हैं क्योंकि उनकी टीम बहुत अच्छी है। आई पर्सनली बिलीव दैट अ गुड डायरेक्टर इज ऑल्सो अ गुड डायरेक्टर व्हेन ही गेट्स अ गुड टीम। जो भुवन गौड़ा उनके साथ डीओपी हैं, वो उग्रम से उनके साथ काम कर रहे हैं। उग्रम पूरी पिक्चर उन्होंने नहीं की थी, उग्रम में प्रशांत नील ने अच्छे डीओपीज लिए थे, रवि वर्मन जैसे डीओपी लिए थे, बट 3-4 डीओपी चेंज हुए, और उसमें जो भुवन गौड़ा था वो एक्चुअली किसी और फिल्म में फोटोग्राफर, और उग्रम में भी वो शायद वो स्टिल फोटोग्राफर का काम कर रहा था, वहाँ से उन्होंने पिक किया। तो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। लाइक उज्ज्वल कुलकर्णी हो या भुवन गौड़ा हो, इन सबको आपने ज़मीन से उठा के इतना बड़ा इंसान बना दिया। वो जो विजय राज ने वेलकम में बनाया था, ज़मीन से उठा के स्टार बना दूंगा, वैसे ही कर दिया आपने भुवन गौड़ा और उज्ज्वल कुलकर्णी के साथ, क्योंकि उज्ज्वल कुलकर्णी तो 19-20 साल का लड़का है जिससे वो एडिट कराते हैं। टीम अच्छी है, कैमरा वर्क अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। उसके बाद स्टोरी में कहीं भी जो KGF चैप्टर 1 में जो सीन थे, मतलब इवन जो फाइट सीक्वेंस था जिसमें वो हीरोइन से पहली बार मिलता है, इट वॉज अ फनी सीक्वेंस, मतलब बढ़िया लग रहा था उसको देखने में। इवन वो जो बन वाला सीन था वहाँ ठहराव था, देखने में अच्छा लगता था वो वाला सीन। और ऐसे बहुत सारे सीन थे। इवन KGF चैप्टर 1 में जो शुरुआत में सेकेंड हाफ में जो बिल्डअप था, वो सब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग थी, जो इस पिक्चर में सारी की सारी मिसिंग है। धीमे धीमे अब ये उसी जोन में जा रहे हैं कि मतलब कट 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 कर मारते जाओ और उसके बाद फिल्म बना दो। आई लव दिस फिलॉसफी ऑफ प्रशांत नील कि वो पैसों के लिए काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, और वो ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाना चाहते हैं, वो वही बनाना चाहते हैं जो ऑडियंस देखना चाहती है। पर यहाँ पे लगता है मुझे वो थोड़ा सा जज्बातों में बह गए, और उन्होंने वो बनाने की कोशिश करी जो शायद वो देखना चाहते हो, पर जो फाइनल प्रिंट निकल के आया है वो अच्छा नहीं है। और मुझे लगता है एडिट में अगर आधा घंटा छोड़ो, 45 मिनट काट दिए गए होते सेकेंड हाफ में, तो पिक्चर ज़्यादा अच्छी निकल के आती, और इतना लंबा फैलाने की ज़रूरत नहीं थी। और अगर फैलाना भी था
तो शुरुआत का फर्स्ट हाफ थोड़ा छोटा कर देना चाहिए था, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी इतने ज़्यादा बनाने की। एक्शन भी मुझे ऐसा कोई ख़ास नहीं लगा, इवन मतलब मैं अगर केजीएफ से कंपेयर करूँ तो एक्शन केजीएफ का वॉज 1000 times मच बेटर देन दिस वन। तो ऐसा कुछ भी नहीं था इस फिल्म में जो मुझे बहुत ही खास लगा हो, जो मैंने पहले कभी ना देखा हो, जिसको देख के मुझे बड़ा ही मज़ा आया हो। हॉल में भी जो लोग बैठे हुए थे वो शुरुआत में तो बड़ा चिल्ला रहे थे, कूद रहे थे जब प्रभास की एंट्री होती है और बाकी एक्शन सीक्वेंसेज आते हैं, पर धीमे 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 उनका एक्साइटमेंट भी कम होता चला गया। इंटरवल में ही लोग बातें करने लगे थे, मेरे आसपास भी लोग बोल रहे थे क्या बकवास पिक्चर है, ऐसा ऐसा करके। और इंटरवल जब फिल्म खत्म हुई, और जब फिल्म खत्म हुई तो उसके बाद तो जब मैं निकल रहा था तो आसपास लोग थे, क्योंकि थिएटर का थोड़ा बहुत भरा हुआ था, बहुत तो नहीं भरा था, मैं नहीं कहूँगा हाउसफुल था, पर आधा तो भरा ही हुआ था। और तो जो लोग निकल रहे थे उसमें तो किसी ने भी फिल्म की तारीफ़ नहीं करी। तो मेरा भी वही थिंकिंग था कि पिक्चर उतनी अच्छी नहीं है जितनी हो सकती थी। और बट अच्छा है कि ये जो फ़िल्में हैं वो मास कलेक्शन करती हैं और इस तरह की फ़िल्में बनती हैं। तो आई थिंक वो 70s का टाइम जो था ना वो वापस आ चुका है, जहाँ पे आप वही फ़िल्में देखते हो जिसमें एक्शन होता है। और मैं हमेशा से मानता हूँ कि 70s का टाइम एक ऐसा टाइम था जहाँ पे देश की राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी, सोशियोलॉजिकल कल्चरल स्थिति अच्छी नहीं थी, और वहाँ पे एवरीवन वाज लुकिंग फॉर वन गाय टू कम एंड प्रोटेक्ट देम ऑल। एंड सेम थिंग इज़ हैपनिंग राइट नाउ, बिकॉज दुनिया भर में वॉर्स हो रही हैं और आइडियोलॉजिकल चेंज हो रहा है, कल्चरल चेंज हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। किसी देश के लोग कहीं और कंट्री में घुस रहे हैं, उस देश के लोग किसी और कंट्री में घुस रहे हैं। यूरोप में इस्लाम के लोग घुस रहे हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ में यूरोप के लोग घुस रहे हैं, अमेरिका में दुनिया भर के लोग घुस रहे हैं, इंडिया में कोई और घुस रहा है, कहीं कोई और घुस रहा है, हर जगह कोई ना कोई घुसता जा रहा है। तो और तो वो जो चीज़ें हैं वो एक कन्फ्यूजन का दौर मुझे लगता है क्रिएट करती हैं, और जो हमारी फिल्में हैं आप विश्वास नहीं मानोगे, पर वो रिफ्लेक्ट करती हैं जो हमारे सोसाइटी में हो रहा है, पर बहुत ही सटल ढंग से। ऐसा नहीं है कि रेबल में जो रेबल बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि जो सलार में हो रहा है वो हमारी अभी दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर अगर आप डीप साइकोलॉजी में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि वो एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है। वो रिप्रेजेंट करता है दे आर ऑल लुकिंग फॉर समवन टू कम एंड सेव देम, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। अब मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स और ये सारी चीज़ें काफ़ी पढ़ी हुई हैं और मैं उतना डिटेल में जाना नहीं चाहता। उसके लिए मुझे नोट्स बनाने पड़ेंगे, जो मैं बनाना नहीं चाहता यूट्यूब चैनल के लिए अपने। खैर, मैंने देखा है और एक और चीज़ की, जो फिल्म थी मुझे लगा था शायद सेकेंड हाफ में पिक्चर और ज़्यादा तेज होगी और कुछ और डिटेल्स उसमें बताई जाएंगी और फास्ट हो जाएगी, पर इवन फास्ट होने के बजाय पिक्चर स्लो हो गई। This is all I want to say about Salar. It was not a good experience and it was a disappointing experience. आई होप कि आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे रहे हो, क्योंकि मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं RRR को लेके और KGF चैप्टर 2 को लेके पीछे भी अच्छे नहीं हुए थे। अब जब मैं देखता हूँ पीछे पलट के तो बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ वो पिक्चरें उतनी अच्छी नहीं थी, उनका अवार्ड मिल गया, सारी चीज़ें हो गई, पर वो उतनी अच्छी नहीं थी। तो फिर मुझे लगता है चलो ठीक है, मैं उस टाइम अपने डिसीजन पे वो नहीं था, श्योर नहीं था, कि मुझे लगा था शायद मैं ही वो फिल्म पसंद नहीं कर रहा हूँ, पर बहुत लोगों को पसंद नहीं आई थी वो पिक्चरें। और अभी मैं जब जाता हूँ किसी फिल्म इंडस्ट्री में किसी से मिलने, तो दे वांट दीज काइंड ऑफ फिल्म्स टू बी रिटन, एंड राइटिंग दिस फिल्म्स इज़ वेरी ईजी बिकॉज you don't have to think much. It is always one guy versus another guy, and it is very easy to create such kind of revenge stories or drama stories or action stories. And if you have seen more than 1000 films on such kind of subject, so it is very easy to write these kind of films. खैर, anyways, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।